हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंटेम्प्ररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो इस चैप्टर में और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, मतलब रिजल्ट क्या थे, लोगों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ा। देखो, इससे पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि शॉक थेरेपी क्या थी। एक बारी फिर से रिपीट कर देती हूँ। शॉक थेरेपी ये थी कि जहाँ पर भी सोशलिस्ट मॉडल था इकोनॉमी का, उसे रिप्लेस कर कर कैपिटलिस्ट मॉडल लेकर आना था। ये जो ट्रांजिशन हुआ सोशलिस्ट मॉडल से कैपिटलिस्ट मॉडल, कहाँ कहाँ पर, रशिया, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप यानी कि यूएसएसआर के जो भी पार्ट थे, इसी को हम शॉक थेरेपी कहते हैं। तो अब इस शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो देखो, शॉक थेरेपी आई क्यों? कैपिटलिस्ट मॉडल लाया जा रहा था। क्यों लाया जा रहा था? क्योंकि सोशलिस्ट मॉडल फेल हो चुका था, इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो चुकी थी। तो लगभग लोग ये मान रहे थे कि जब हम कैपिटलिस्ट मॉडल लेकर आएंगे तो हमारी इकोनॉमी जो है वो अच्छी हो जाएगी। लेकिन जैसा लोग सोच रहे थे, जैसा लोगों से प्रॉमिस किया गया था इस शॉक थेरेपी को लेकर, वैसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। रून टू द इकोनॉमीज, मतलब कि ये इकोनॉमीज में रून लेकर आता है, लोगों की कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाती है। काफ़ी जगह लोग और ज़्यादा गरीब ही हो जाते हैं इस मॉडल के लाने के बाद। क्यों ऐसा होता है? देखो, इसलिए होता है क्योंकि पूरी पूरी इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स कर जाती है। क्योंकि रशिया में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रशिया में 90% इंडस्ट्रीज जो है वो सेल कर दी जाती है, सेल के लिए लगा दी जाती है कि कोई भी इंडिविजुअल आए और इसे खरीद ले, क्योंकि हम जो है इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, प्राइवेट वाले को दे रहे हैं। अब ये जो रीस्ट्रक्चरिंग चल रहा था, ये जो इकोनॉमी को अच्छा करने का जो तरीका चल रहा था, प्राइवेटाइज करने का जो काम चल रहा था, ये मार्केट फोर्सेस पे चल रहा था, यानी सप्लाई डिमांड इन सारी चीज़ों पर बेस था। गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसी से नहीं चल रहा था, बल्कि अब कैसे चल रहा था कि अब फोर्स यानी कि मार्केट सब फोर्सेस, सप्लाई डिमांड, ये डिसाइड करेंगे कि कैसे रीस्ट्रक्चरिंग करना है। तो ये भी एक, मतलब लोगों पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। ये इस सेल को हम, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इंडस्ट्री के सेल को हम लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री भी कहते हैं। क्योंकि 90% इंडस्ट्रीज जो है उन्हें सेल किया जा रहा था, तो कितना बड़ा सेल था। अब जब इंडस्ट्री सेल की जा रही थी तो क्यों की जा रही थी? मैंने पहले बताया, प्राइवेटाइज कर रहे थे। कोई भी इंडिविजुअल आए, कोई भी प्राइवेट आए और उसे खरीद ले। अब ये खरीदने के लिए ना लोगों को वाउचर्स दिए जा रहे थे कि आप इस वाउचर को लीजिए और जब हम सेल करेंगे तो हमारे जो इंडस्ट्रीज है उसको खरीद लीजिएगा। लेकिन लोग इतने ज़्यादा गरीब होते हैं कि लोग उस वाउचर्स को भी ब्लैक मार्केट में जाकर बेच देते हैं, क्योंकि लोगों को पैसा चाहिए था, इंडस्ट्रीज नहीं। उस टाइम पे रबल, रबल क्या है? रशियन करेंसी। जैसे इंडियन करेंसी है ना रुपए, हम रुपए यूज करते हैं, ऐसे रशिया में जो करेंसी है पैसे की वो है रबल। उसकी जो वैल्यू थी वो बहुत तेजी से नीचे गिरती चली जा रही थी। इन्फ्लेशन, महंगाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। सीधी सी बात है, जब करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा गिरेगी तो इन्फ्लेशन, महंगाई तो बढ़नी ही है। अब अगर महंगाई तेजी से बढ़ रही है, रबल की प्राइस जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो गिर रही है, और रियल जीडीपी जो था रशिया का 1999 में, वो 1989 से कम था। मतलब कि 1989 में फिर भी ये ठीक पोजीशन में था, 1999 में जाकर ये और ज्यादा गिर जाता है यहाँ की रियल जीडीपी। तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा सिस्टम था वहां पे। ओल्ड सिस्टम ऑफ वेलफेयर जो था वो हट चुका था। क्यों? क्योंकि पहले जो चीजें थी वो सब्सिडाइज्ड रेट पर मिलती थी। पहले ये इंश्योर किया जाता था कि बिल्कुल भी बेरोजगारी ना हो। लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब कैपिटलिस्ट मॉडल था। अब यहाँ पर प्राइसेस बढ़ रहे थे। यहाँ पे जो सिस्टम था वेलफेयर का वो अब हट चुका था। सब्सिडाइज रेट पर अब कुछ भी नहीं मिल रहा था। लोग और ज्यादा गरीबी में धंसते चले जा रहे थे। यहाँ पर माफिया वगैरह आ गए थे, उन्होंने भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। रिच पुअर, ये गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बहुत सारे ऐसे पार्ट थे यहाँ पे रीजन में जो बिल्कुल रिच के ही हैं या पुअर के ही हैं, मतलब इनके बीच की जो खाई थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कलेक्टिव फार्मिंग को हटाकर हमने प्राइवेट फार्मिंग कर दिया था।
इस वजह से क्या हुआ, फूड इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, लोगों पर फूड सिक्योरिटी का खतरा जो है वो मंडराने लगा। तो ये कुछ सारी चीज़ें जो थी मतलब नेगेटिव वे में ही इसका प्रभाव पड़ा था लोगों पर। तो शॉक थेरेपी से कुछ बेनिफिट नहीं हुआ बल्कि और ज़्यादा नुकसान ही हो गया। नुकसान एक अलग सेंस में भी हुआ, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में। देखो सिर्फ शॉक थेरेपी क्या है, कैपिटलिस्ट मॉडल इकोनॉमी को ही अच्छा नहीं बनाना था ना, हमें तो डेमोक्रेसी भी लेकर आनी थी। तो डेमोक्रेसी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ये तो बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें गलत हुई। कॉन्स्टिट्यूशन भी रशिया जैसे सेंट्रल एशिया मतलब कि जो भी यूएसएसआर के पार्ट थे वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत ही जल्दबाजी में बनाया गया, मानो बस फॉर्मेलिटी के लिए बना रहे हैं, बाकी इनके लिए इम्पोर्टेंट बस इकोनॉमी ही रह गई। कैसे, देखो रशिया में जो स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रेसिडेंट को बहुत पावर है, इतनी पावर है कि वहां पे पार्लियामेंट ही जो लोग हैं वहां पे जो इलेक्ट होकर आते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसे सारी पावर दे दी है। तो ये हुआ ना इम्बैलेंस। वैसे ही सेंट्रल एशिया में कौन से दो स्टेट, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है पहले तो उन्होंने कहा कि हम 10 साल के लिए पावर में रहेंगे और उसके बाद जाके कहा कि हम और 10 साल के लिए पावर में रहेंगे, खुद के ही पावर को, खुद के ही जो टर्म्स थे उनको और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया। तो ये हुआ ना मिसयूज पावर का, क्योंकि इन्होंने अपने प्रेसिडेंट को पावर ही इतनी ज्यादा दे दी। इसीलिए बुक में लिखा है कि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही हरी में, बहुत ही जल्दबाजी में बनाया गया था। दूसरा यहाँ पर क्या दिक्कत थी कि यहाँ पे किसी भी अपोजिशन को अलाउ ही नहीं करते थे, यहाँ पे कोई जुडिशियल कल्चर ही नहीं था, यानी कि कोई जुडिशरी नहीं थी, अपने मर्जी से फैसले किए जाते थे और अपोजिशन को तो अलाउ ही नहीं किया जाता था। तो फिर कैसी डेमोक्रेसी थी। और ये सिर्फ तब की बात नहीं है, आज भी कुछ देशों में यही हाल है कि वहां पर अपोजिशन भी नहीं है और जुडिशरी का कल्चर भी नहीं है। अब हमने पढ़ा कि वहाँ की इकोनॉमी कितनी ज़्यादा खराब हालत में चल रही थी, तो क्या वहाँ की इकोनॉमी अच्छे कंडीशन में कभी नहीं रहती है। 2000 में जाकर रशिया की इकोनॉमी फिर भी अच्छी होने लगती है, रिवाइव करने लगती है। क्यों रिवाइव करने लगती है? क्योंकि रशिया में मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया था कि वहाँ पर बहुत अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज है, ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, तो इन्हें वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। रशिया की तरह अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये कुछ एरिया है जो इसे जो नेचुरल गैसेस है, ऑयल है, इन रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं और अपनी इकोनॉमी को अच्छा करना शुरू कर देते हैं। काफी सारी ऐसी कंट्रीज थी जिनके पास ये मिनरल रिसोर्सेज तो नहीं थे, लेकिन उनके यहाँ से ऑयल पाइपलाइंस जाते थे, तो उनसे उनको उस चीज का रेंट मिलता था। इस वजह से उनकी इकोनॉमी भी अच्छी होती जा रही थी 2000 के आसपास। अब पढ़ते हैं कि ये जो एरिया थे सोवियत यूनियन के जो अलग हुए, क्या यहाँ पर कोई टेंशन, क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था? तो यहाँ पर भी टेंशन थे, यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट थे। सबसे पहले रशिया का ही एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर दो कम्युनिटी थी, चेचियान और दागिस्तान। यहाँ पर भी वायलेंट मूवमेंट्स हो रहे थे इस एरिया में भी। बाद में जाकर हमने देखा कि यहाँ पर कितना बड़ा मूवमेंट ये बन जाता है, लोग अलग होना चाहते हैं। ऐसे ही मॉस्को में जो चेचन रेबल्स होते हैं उन पर बॉम्बिंग की जाती है, वो जो है इंडिपेंडेंस चाहते हैं, मॉस्को से अलग होना चाहते हैं ये चेचन रेबल्स, ये चेचन लोग। और इन पर फिर क्या मॉस्को वाले क्या करते हैं, उन पर बॉम्बिंग करते हैं, मतलब उनको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। इसी काम को करने में कितने सारे ह्यूमन राइट वॉयलेशन हो जाते हैं, फिर भी ये जो लोग हैं वो फिर भी आज़ादी की ही मांग कर रहे होते हैं। ऐसे ही सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान में सिविल वॉर चला था 10 साल के लिए, 2001 तक। तो मतलब सिविल वॉर क्या कि अपने ही कंट्री के अंदर वॉर हो जाना, एक तो होता है बाहर वॉर हो रहा है और एक हो रहा है कि अपने ही कंट्री के अंदर किसी कारण को लेकर वॉर हो रहा है। तो इनके कंट्री के अंदर ही 10 सालों तक सिविल वॉर चला। दूसरा अजरबैजान, ये एक नागोर्नो काराबख का एक एरिया है। यहाँ पर जो आर्मेनियंस थे वो इस एरिया को छोड़कर आर्मेनिया को ज्वाइन करना चाहते थे, तो उसको लेकर भी काफी टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। जॉर्जिया में भी सिविल वॉर, वही कंट्री के अंदर जो है वो वॉर चल रहा था। तो मतलब कितने सारे टेंशन उस टाइम पे चल रहे थे। तो उस टाइम पे
यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। कई बारी जो कंट्रीज है वो रिवर वाटर को लेकर, उसके शेयरिंग को लेकर आपस में लड़ जाया करती थी। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के जो एरिया थे वहाँ पर वास्ट हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज थे और वो अपने लोकेशन का और अपने इस रिसोर्स का बहुत ज़्यादा फायदा उठाना चाहते थे। इसीलिए वो और लोगों के साथ अपने रिलेशन भी अच्छे रखते थे, ट्रेड भी किया करते थे। ऑयल बाहर कंपनी जो थी वो भी यहाँ पर आना चाहती थी और यहीं पर 11 सितंबर 2001 के बाद यूएस चाहती थी कि यहाँ पर उनका मिलिट्री बेस हो। इसीलिए क्योंकि वहाँ पर वॉर भी चल रहा था कुछ टाइम में अफगानिस्तान और इराक के बीच में, इसलिए यूएस चाहती थी कि उनका सेंट्रल एशिया के रिपब्लिक्स में जो है उनका बेस हो। इसलिए वो यहाँ की गवर्नमेंट को भी जो है वो पैसा देती है इस चीज़ के लिए। लेकिन ये चीज़ ना रशिया को अच्छी नहीं लगती। रशिया को लगता है कि ये मेरा नियर अब्रॉड है, यहाँ पर यूएस का मिलिट्री बेस नहीं होना चाहिए। तो ये भी उस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। दूसरा, चाइना भी यहाँ पर ट्रेड करने लगता है, उसका भी रोल इस एरिया में जो है वो बढ़ने लगता है। अब ईस्टर्न यूरोप में भी एक एरिया होता है चेकोस्लोवाकिया, जो कि दो भाग में बढ़ जाता है, चेक्स और स्लोवाक्स। पीसफुली बढ़ जाता है, यहाँ पे कोई उतना टेंशन या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। अब एक एरिया होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, बल्कान रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लेविया। 1991 में ये बहुत सारे पार्ट में टूट जाता है, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया, हर्जिगोविना, मतलब बहुत सारे 4 पार्ट में तो टूट ही जाता है। अब ये बात जो है वो यहाँ के सर्ब्स, नॉन सर्ब्स इनको पसंद नहीं आती और फिर इनके बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पर नाटो को आकर मतलब इंटरफेयर करना पड़ता है और बाद में यूगोस्लेविया तभी शांत होता है जब यहाँ पर बॉम्बिंग कर दी जाती है। इतना बड़ा ये कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। अब जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसमें से बहुत सारी कंट्रीज बनी, उनके साथ इंडिया के कैसे रिलेशन रहे और रशिया के साथ कैसे रिलेशन रहे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सोवियत यूनियन से जितनी भी कंट्रीज निकली उन सब के साथ इंडिया ने बहुत ही अच्छे रिलेशन जो है वो मेंटेन किए हुए हैं। लेकिन सबसे अच्छा रिलेशन हमारा रशिया के साथ है। रशिया के साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं। उसके साथ हमारे अच्छे रिलेशन क्यों इसीलिए है क्योंकि हमारे बीच में ट्रस्ट है, कॉमन इंटरेस्ट है, पॉपुलर परसेप्शंस है। हमारा यानी कि इंडिया और रशिया का रिलेशन होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसका, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का। रशिया ने जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हमारी बहुत ज़्यादा मदद भी की है। और इतना ही नहीं, इंडिया की बहुत सारी चीज़ें रशिया में फेमस भी है, जैसे कि बॉलीवुड के सॉन्ग्स हो गए, बॉलीवुड के एक्टर जैसे राज कपूर या अमिताभ बच्चन, ये सब भी रशिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग इन्हें भी जानते हैं। दूसरा, इंडिया और रशिया एक ही विज़न शेयर करते हैं। कैसा विज़न? एक तो मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुत सारी पावर्स जो है वो सुपर पावर बने, कोई भी किसी को डोमिनेट नहीं कर पाए, ऐसे मल्टीपोलर वर्ल्ड का विज़न रखते हैं इंडिया और रशिया। दूसरा, कलेक्टिव सिक्योरिटी का भी विज़न है। इनका मानना है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी होनी चाहिए। कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब क्या? मतलब कि सारे देश जो है वो इकट्ठे होने चाहिए। अगर किसी पर भी हमला हो रहा है तो लोग इसे आपस में डिवाइड करके वॉर ना करने लगे, बल्कि अगर एक पर हमला हो रहा है तो माना जाए कि ये सारी कंट्रीज के लिए खतरा है, सारी कंट्रीज इस चीज़ को लेकर यूनाइट हो जाए। इसको बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। इसका विज़न इंडिया और रशिया शेयर करते हैं। दूसरा, ग्रेटर रीजनलिज्म होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग यूएन होना चाहिए, स्ट्रेंथन यूएन होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, कोई भी मैटर है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है तो आप यूएन में जाकर सुलझाओ, ये भी होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी, हर स्टेट की, हर कंट्री की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, ये भी इंडिया और रशिया मानते हैं। इंडिया और रशिया की दोस्ती बहुत ज़्यादा मशहूर भी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है। और इसका एक फैक्ट ये है कि इंडो रशियन स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001 में 80 बायलैटरल एग्रीमेंट से ज़्यादा इंडिया और रशिया ने साइन किए हुए हैं। अब इंडिया और रशिया की दोस्ती है तो इंडिया और रशिया को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होंगे। तो क्या बेनिफिट है ये पढ़ते हैं।
तो पहले पढ़ते हैं कि इंडिया को रशिया से क्या बेनिफिट है। तो इंडिया को ये बेनिफिट है कि कश्मीर के मुद्दे पर रशिया हमें सपोर्ट करता है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी सप्लाईज मिलती है रशिया से। इंटरनेशनल टेररिज्म पर हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते रहते हैं। इंडिया और रशिया दोनों ही टेररिज्म के अगेंस्ट हैं। दूसरा, हमारी जो दोस्ती है रशिया के साथ, उसकी वजह से सेंट्रल एशिया का हमें ईजिली एक्सेस मिला हुआ है। हमारे जो रिलेशन है चाइना के साथ, उसे भी हम रशिया के थ्रू सुधार सकते हैं, क्योंकि रशिया के और चाइना के बहुत अच्छे रिलेशन हैं। ये तो था कि इंडिया को क्या बेनिफिट है। अब रशिया को क्या बेनिफिट है। रशिया को ये बेनिफिट है कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट आम है, लार्जेस्ट आर्म मार्केट है। किसके लिए? रशिया के लिए, क्योंकि हम अपनी बहुत सारे जो आर्म्स के वेपन हैं वो वहीं से रशिया से खरीदते हैं। हम अपने हार्डवेयर जो है मिलिट्री के लिए वो भी रशिया से खरीदते हैं। इंडिया जो है वो ऑयल इंपोर्ट करता है, तो उसमें भी हम रशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ये भी बेनिफिट मिलता है रशिया को। रशिया ने टाइम टाइम पर इंडिया की बहुत हेल्प की है। जब ऑयल क्राइसिस हुए थे तब भी हमारी बहुत हेल्प की थी रशिया ने। और हमें जब भी एनर्जी लेनी होती है, एनर्जी सप्लाईज लेनी होती है, तो हम ये 3 कंट्री से ही लेते हैं, रशिया, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। उसमें भी सबसे ज़्यादा हम वैसे रशिया से लेते हैं, क्योंकि हमारे रिलेशन उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने बताया ना, रशिया ने हमें टाइम टाइम पे मदद की है। मतलब कि हमें न्यूक्लियर प्लांट्स में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स में हमारी बहुत मदद की है। स्पेस इंडस्ट्री में भी हमें असिस्ट किया है, हमारी हेल्प की है। जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो हमें क्रायोजेनिक रॉकेट भी रशिया ने ही दिया था। काफ़ी सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स पर इंडिया और रशिया ने कोलैबोरेट किया है, तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है रशिया की दोस्ती से। रशिया के साथ दोस्ती रखने से हमें भी फ़ायदा हुआ है और रशिया को भी फ़ायदा हुआ है। तो ये तो था चैप्टर नंबर 1। आज हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।